चलिए, बैक्टीरियल सेल्स और इनके इंक्लूजन बॉडीज। पीछे का वीडियोस देखिएगा तो आपको जो भी छूटा हुआ है कैप्चर हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर किसी खास पर्पस के लिए स्टोर होता है। ठीक है, या तो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं या फिर किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनता। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहने का हो गया सेल के अंदर में कुछ मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर जो कि कंपार्टमेंट बनाते हैं, वहां कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा हो। तो ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करने के लिए नहीं है, ये जस्ट बैक्टीरिया को किसी तरह का सपोर्ट देने के लिए बने हुए। ठीक है, तो इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से घिरे हुए कंपार्टमेंट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके अंदर जो ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। और बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स अगर मिले भी, तो इनका कॉन्सेप्ट, इनका प्रेजेंस अलग पर्पस के लिए। इसलिए हम लोग कई बार जो कहते हैं कि प्लांट क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से घेर के कंपार्टमेंट बनाता है और उस कंपार्टमेंट पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करता है। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी तो हमें वैसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर यह है कि एक फंक्शन पूरा कर रहा है, ये पर्टिकुलर सपोर्ट के लिए, कोई काम करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। सो इंक्लूजन बॉडीज, few are as follows. एक है सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। अब ये कैसे ग्रैन्यूल्स हैं? ये ऐसे ग्रैन्यूल यानी दाने। ठीक है, जैसे आप सरसों का दाना देखते हैं, राइट, जैसे आप काला वाला सरसों, राई है, उसका देखते हैं, फिर मेथी का दाना देखते हैं, उस तरह का दानेदार स्ट्रक्चर। ये भी दानेदार स्ट्रक्चर है और इनकी खासियत क्या है? ये नाइट्रोजन कंपाउंड के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एग्रीगेट हैं, एक जगह जमा है। तो सवाल ये उठता है, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड है यानी कि नाइट्रोजन को स्टोर कर रहा है। काहे नाइट्रोजन स्टोर कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ना उसका डीएनए बन पाएगा, ना आरएनए बन पाएगा, ना प्रोटीन बन पाएगा। इसलिए, और ये बेसिक मॉलिक्यूल्स अगर यही नहीं बने तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो नाइट्रोजन को लेकर किसी तरह का, है ना, रिस्क नहीं लेता। वो सफिशिएंट नाइट्रोजन स्टोर करके रखता है ताकि इसकी डिपेंडेंसी न रहे एक्सटर्नल सोर्सेस में। जैसे ही नाइट्रोजन के सोर्सेस मिलते हैं, इन्हें एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली एक्वायर करता है, काफी ज्यादा अंदर सेल के अंदर इंपोर्ट कर लेता है, जमा रखता है। तो साइनोजन ग्रैन्यूल्स, these are stored nitrogenous compounds these are used for usage in future
when nitrogen is required, जब नाइट्रोजन जरूरत होगी तो इन्हें यूज करेगा, इसलिए साइनोजन ग्रैन्यूल के साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल के फॉर्म में ये नाइट्रोजन स्टोर करता है। दूसरा मिलेगा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो है क्या, हम लोग जानते हैं ग्लाइकोजन किन के अंदर जमा होते हैं, एनिमल्स में, एनिमल के लीवर्स में, एनिमल्स के मसल्स में, है ना। तो ये जानिए कि कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ग्लाइकोजन स्टोर रख सकते हैं, और ये ग्लाइकोजन किन से बने होंगे, तो ग्लूकोज से बने हैं। मोनोमर इसका सिंगल यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। तो शुगर को अपने सेल के अंदर स्टोर रखने के लिए वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, दीज आर formed from the glucose these are used as a source of glucose when glucose is scarce, यानी जब ग्लूकोज की कमी होगी तब ये क्या करेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज रिलीज करवाएंगे और उस ग्लूकोज को यूज करेगा, यानी फ्यूचर यूज के लिए ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर रखता है। यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद एक है गैस वैक्यूल। अब सवाल यह है, बैक्टीरिया गैस भर के क्या करता है, ठीक है। तो इसकी खास बात देखिए, ये पाए जाएंगे जिन बैक्टीरिया में, दैट इज इंपॉर्टेंट। और गैस वैक्यूल्स होके गए, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर गैस भरा हुआ होगा, यानी एयर भरा होगा। तो बैक्टीरिया को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया एयर भरने का, ठीक है। तो आप एक चीज सोचिए, लाइफ बेल्ट देखे हैं ना, इसके बारे में सुने होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, या बहुत सारे जगहों पे जब गंगा किनारे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, या समुद्र में जाते हैं लोग स्नान करने, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे टायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो पहना के सबको भेजा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, बाढ़ आ गया, अगर रेस्क्यू टीम किसी को बाहर निकाल रही है, पानी में डूबते हुए आदमी को, लाइफ जैकेट उसको देता है, वो देखते हैं उस तरह का रहता है। तो उसमें रहता क्या है, हवा भरा हुआ है। इससे होता क्या है, एयर बीइंग ऑफ लेसर डेंसिटी देन वाटर, इसका डेंसिटी क्या होगा, हवा पानी से कम, इसलिए किसी भी हालत में ये हवा पानी में नहीं डूबेगा। तो अगर सफिशिएंट एयर लिए हुए है तो आपको भी टांग के रखेगा, चाहे जितना भी बाढ़ आपको डूबने नहीं देगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स रखेगा तो हमेशा क्या होगा, तैरेगा, पानी में सिंक नहीं करेगा। बात समझ गए। अब दूसरे पॉइंट पर आना होगा कि इन गैस वैक्यूल्स को बैक्टीरिया को जरूरत क्यों पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके मदद से वो क्या कर रहे हैं, सरफेस पे आना चाह रहे हैं। और कौन से बैक्टीरिया को सरफेस पर रहने की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट आके करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस। सो द photosynthetic bacteria use these gas vacuoles so that they can at least stay at the surface of water, because there सबसे ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर सरफेस ऑफ वाटर पे ही होगा, और जितनी गहराई में जाएगा
लाइट कम होता जाएगा, तो उसको ज्यादा लाइट चाहिए तब ना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा. सो गैस वैक्यूल्स, these are air filled structures for floating. ये हवा से भरी हुई स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मदद से ये तैरेंगे. फॉर फ्लोटिंग, द photosynthetic bacteria store these to stay at the water surface so as to catch maximum possible sunlight. अधिक से अधिक सनलाइट ले सके, इसी के लिए ये गैस वैक्यूल्स का इस्तेमाल करता है. So as some others are like phosphate granules for phosphate PO4 3 minus, chromatophore for storing chlorophyll for photosynthesis, etc. ये हुए ऑलमोस्ट जितने तरह के इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स या इंक्लूजन बॉडीज हो सकते हैं वो, ये स्पेसिफाइड टू द बैक्टीरिया. इसी तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, उन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रो बॉडीज. ठीक है, यहां इंक्लूजन बॉडीज हो गए और उधर माइक्रो बॉडीज. हो गया, आगे बढ़ सकते हैं. ओके, तो काफी डिटेल डिस्कशन हो गया जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके, है ना. एग्जांपल्स में कौन बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, कौन कौन आएंगे? एक दो. साइनोबैक्टीरिया, अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, और नहीं प्रोटोजोन्स नहीं आएंगे, और आएंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ सेल्स, माइकोप्लाज्मा. जैसे एग्जांपल लिए थे पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. इन्हें एक्चुअली
मोनेरा में इसलिए शामिल किया गया, मोनेरा कहते हैं ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके समूह को, उनके ग्रुप को मोनेरा कहते हैं। आप देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब हम लोग देखेंगे वहां पर ये पता चलेगा। तो इन्हें इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखा गया है विथ अ सिंगल कॉमन पॉइंट दैट दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर क्रोमोसोम। उनके क्रोमोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं है। तो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनके क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में रहते हैं, न्यूक्लियोइड रखे हुए होते हैं, और न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, अब देखिए एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये हो गए यूकैरियोटिक सेल्स। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें बाउंड्री में दो प्रकार, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके अलावा एक और है ECM and CS. ECM stands for extra cellular matrix और CS stands for cytoskeleton। तो अब तक तो इसके बारे में सुने नहीं थे, ये क्या चीज है, तो क्या है इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इसके बारे में जानकारी होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक, तो इसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सोचिए जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा, हम लोग भी तो फूड स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं सेल्स के अंदर, तो एक स्टेज पे आने के बाद एक्सेसिव प्रेशर में तो फट जाएंगे तुरंत, किसी भी तरह का स्ट्रेस ये सह नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाहर के तरफ से, मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ से एक बाउंड्री बना हुआ रहता है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और अंदर के तरफ से एक सपोर्टिंग नेटवर्क रहता है, वो है साइटोस्केलेटन। अब बाहर वाला और अंदर वाला दोनों जो बाउंड्री है या दोनों जो नेटवर्क है, ये आपस में जुड़े हुए रहते, और इस तरीके से ये जाल एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, और इसीलिए इसे हम लोग बाउंड्री में ही रखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज इसका बाउंड्री होगा यूकैरियोटिक सेल्स में। दूसरा इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म को फिर दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे, एक कंपोजिशन और दूसरा कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, फिफ्थ पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और सिक्स्थ पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज। इस तरह से इनका अध्ययन होगा।
ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लेकर आएंगे? पहला होगा बाउंड्री, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म, फिर होगा साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म को दो भाग में पार्ट कर पढ़ेंगे हम लोग, एक इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, और दूसरा ये अगर कंपार्टमेंट बनाते हैं तो उन कंपार्टमेंट्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर आगे के स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, देन न्यूक्लियस, एंड एट लास्ट माइक्रोबॉडीज। दिस इज हाउ द प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आर स्टडीड। खास बात क्या है, ये है आपके यूकैरियोटिक सेल। तो चूंकि यूकैरियोटिक सेल है इसलिए अधिकतर संरचनाएं इनके अंदर सिमिलर होंगी। There will be a huge similarity between them, but there will be differences as well. इनके बीच में अंतर भी होगा। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों को एनकम्पास करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, हो गया यहां तक? अब देखिए, प्लांट सेल, इसका एक रेगुलर बाउंड्री होगा। ड्रॉ करते रहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहां तक पूरा कीजिए। अब जरा नेमिंग करते चले। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है मिडल लैमिला, और ये हो गया सेल वॉल। इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर सेल वॉल को 1A मान लें, सेल वॉल को नंबर 1 मान लें, तो मिडिल लैमिला को 1A मान लीजिए और प्लाज्मोडेस्माटा को 1B मान लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीरियल नंबर 2 दे दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर
साइटोप्लाज्म। ये हो गया सीरियल नंबर 3। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द बिग साइज वैक्यूल। ये है सेंट्रल वैक्यूल। चूंकि प्लांट सेल है, वैक्यूल तो होगा ही। और ऑलमोस्ट 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ द सेल, प्लांट सेल, इज कैप्चर्ड बाय द वैक्यूल। इतना बड़ा होता है। यहां तक पूरा कीजिए। यहां तक पहुंच गए। ये न्यूक्लियस बन रहा है। लाइक दिस इट इज प्रेजेंट। और इसके ऊपर कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ये है न्यूक्लियस और ये है RER। ये स्ट्रक्चर RER। और यहां लिख दे हियर RER इक्वल टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी आएंगे। और इसी के आसपास SER नजर आएगा। ER stands for endoplasmic reticulum। तो SER is smooth ER, smooth endoplasmic reticulum। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूब्स मिलते हैं। इन्हें कहते हैं गोल्जी। गोल्जी बॉडी यूजुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक रहते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली हो गए ही।
This is mitochondria. These are lysosomes. ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए. Figure a typical plant cell. ठीक है, अब हम लोग एक एनिमल सेल देखते हैं. यहां तक पूरा कीजिए. ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन्हें हम लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स. ये है माइटोकॉन्ड्रिया. This is nucleus, और already told this is RER. सिमिलर स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स में भी मिले. ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया साइटोप्लाज्म. लाइसोसोम्स.
यहां तक पूरा कीजिए। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। यहां बनाए, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रोसोम का। याद रखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स, और ये अपने आप में है सेंट्रोसोम। ये है फिगर ए रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। और पीछे वाला ए टिपिकल प्लांट सेल और ए रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल। ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम प्लांट सेल का और ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम एनिमल सेल का। अब आपका अभी क्लास वर्क है, फाइंड आउट द क्लियरली observable differences between a plant and an animal cell। एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो इजीली रिमार्केबल है ना, इजीली मार्क किया जा सकता है, वो डिफरेंसेस का जरा टेबल बनाइए। तो डायग्राम दोनों आपके पास है, आप कैसे करेंगे ये काम वो देखिए। पूरा हो चुका था डायग्राम, कुछ छूटा नहीं ना? कैसे पूरा करेंगे? हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी ये वो स्ट्रक्चर्स होंगे, ये वो स्टैंजा होंगे जो डेडिकेटेड हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो एट्रीब्यूट में किसके रेस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हैं? एक तरफ लिख दीजिए प्लांट सेल एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में एनिमल सेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शुरुआत कर देते हैं। मान लेते हैं पहला हम लोग लिए सेल वॉल। देखिए तो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, तो एब्सेंट लिख दें। अब इसके साथ सीरियल नंबर 2, चलिए आगे देखते हैं। प्लास्मोडेस्माटा, क्या प्लांट सेल में है? देखिएगा मिलेगा प्रेजेंट। एनिमल सेल में दिख रहा है? एब्सेंट। इसी तरह से लिस्ट बढ़ाइए, पूरा कीजिए तो जल्दी। चलिए 2 डिफरेंसेस तो आप देखें, अब तीसरा की नहीं है तो एक सेल वॉल देखे, कॉपी में देखिए खुद का, तब ना आपको नजर आएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन है कौन नहीं है। अच्छा, वैक्यूल किसमें होगा, किसके लिए प्रेजेंट लिखे? ओके, एनिमल सेल के एब्सेंट। और कोई नजर आ रहा है? मेडल लैमिला, आप लोग भी लिखते चलिए। प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट दिख रहे हैं। और देखिए तो साइटोस्केलेटन
प्लांट सेल में एब्सेंट दिख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट दिख रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट सेल में होता है पर नेग्लिजिबल हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में होता है। एनिमल सेल में काफी बेहतरीन ढंग से रहता है। सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट दिख रहा है। और भी कोई है, चलिए अब दिखाते हैं। देखिए तो पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, हम लोग अगर एक हेडिंग बनाए, पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस किधर होगा, कॉपी में देखिए ड्रॉ किए, साइड में चला गया है, टुवर्ड्स द कॉर्नर। एनिमल सेल में सेंटर में। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस प्लांट सेल में टुवर्ड्स कॉर्नर, और एनिमल सेल में नियर सेंटर। सेंटर ही है, एब्सोल्यूट नहीं होता, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। और भी कोई नजर आ रहा है डिफरेंस, स्ट्रक्चर देखिए, यस, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में प्रेजेंट नजर आ रहा है, एनिमल सेल में एब्सेंट। और भी कुछ नजर आता है स्ट्रक्चर वाइज, कंपोजिशन वाइज, किसी का क्वांटिटी, अब जरा डायग्राम में देखिए, अब तो पूरा किए हैं, डायग्राम देखिए, उससे पता कीजिए क्या आपको डिफरेंस और नजर आ रहा है इनके अलावा। देखिए तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एनिमल सेल में हम लोग ज्यादा दिखाए हैं प्लांट सेल के मुकाबले। जानते हैं रीजन क्यों है, रीजन ये है कि एनिमल सेल्स आर मोर एक्टिव एंड दे कैन प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड फॉर दैट पर्पस दे नीड मोर एनर्जी। कहने का मतलब है एनिमल्स मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो इसलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है। ऐसे भी एनिमल सेल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन अधिक होता है, प्लांट सेल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है। इसीलिए सीरियल नंबर 9, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, प्लांट सेल में क्या होगा, लेसर, एनिमल सेल में ग्रेटर। क्या और भी कुछ नजर आता है, यस, गोल्जी बॉडी या इसी को
गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्लांट सेल्स में लेसर नजर आएंगे क्योंकि इनका काम प्लांट सेल्स में कम है। एनिमल सेल में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इसमें मोर पाए जाएंगे, मोर इन नंबर, लेसर इन नंबर। और भी कहीं कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? सीधे तौर पे देखिए, साइटोप्लाज्म के बारे में क्या कहिएगा? कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में कम है, एनिमल सेल में बहुत है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में लेसर, एनिमल सेल में ग्रेटर। तो देख रहे हैं हम लोग का समझने का और देखने का दायरा कितना डिफरेंट है। हम लोग जब 9th स्टैंडर्ड में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो मोर और लेस 4 डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं: सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेंट्रोसोम। इन 4 में से 3 पाए जाते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होते नहीं है। आई मीन सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये किस में पाए जाएंगे? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट। एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो इन्हीं 4 मुद्दों पे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। यहां देखिए तो द लिस्ट हैज ग्रोन अप एंड इट इज गॉन टू सीरियल नंबर 11। तो हम लोग ऑलमोस्ट 11 डिफरेंसेस इनके बीच में, है ना, चेक कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी है, पर लेटर ऑन जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग को दिखाई पड़ेगा। नाउ वी कम टू द बाउंड्री। बाउंड्री ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। देखिए हमारे पढ़ने का थीम क्या रहेगा? जो स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है उनको कॉमन स्टडी करेंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर्स कॉमन है उनके फंक्शन भी सिमिलर हैं। से फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में वो एनर्जी जनरेशन ही करेगा, रेस्पिरेशन का साइट है, वो ऑक्सीजन ही यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अगर दोनों में न्यूक्लियस दिख रहा है तो दोनों ही जगह, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करेगा, उसके सेल डिवीजन को रेगुलेट करेगा और उसके डे टू डे एक्टिविटीज, उसके साइटोप्लाज्म के क्वांटिटी को बढ़ाना, डिवीजन डिसाइड करना, ये सब काम न्यूक्लियस दोनों ही जगह करेगा। अगर लाइसोसोम दिख रहा है तो प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ये दोनों जगह करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन नजर आ रहे हैं उनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं। अब वन बाय वन, बाउंड्री में सीरियल नंबर 1 सेल वॉल। पहला पॉइंट इसके बारे में, क्या ये प्लांट सेल में होगा? है। क्या एनिमल सेल में है? नहीं। एब्सेंट इन एनिमल सेल but present in plant cell। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन किनसे बने? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन मटेरियल्स, इन चीजों से मिलकर बनते हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन मटेरियल्स। अब यहां पे नोटेड बाय में एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। व्हाट इज द composition wise difference
between the cell wall of a bacterium and a plant cell. एक प्लांट सेल में और एक बैक्टीरियम में जो सेल वॉल है, कंपोजिशन वाइज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो अभी तो आप देख रहे हैं प्लांट सेल का कंपोजिशन सेल वॉल का क्या क्या है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन मटेरियल। बता पाएंगे बैक्टीरिया का सेल वॉल किन से बनता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल याद है? पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन एंड शुगर का मॉडिफाइड फॉर्म यानी मिक्स्ड फॉर्म। आंसर है bacterial cell wall is made of peptidoglycan. Plant cell wall is made of, भरिए तो आपके सामने है जिन मटेरियल से बने हैं। हो गया? प्लांट सेल वॉल किन चीजों से मिलकर बने? क्या क्या दिख रहा है? सेलुलोज, वेरी गुड, हेमिसेल्युलोज एंड पेक्टिन मटेरियल्स। ये हो जाएगा यहाँ पे सेलुलोज, हेमिसेल्युलोज एंड पेक्टिन मटेरियल्स। चलिए आगे बढ़े। सीरियल नंबर कितना हो जाएगा? 2 के बाद 3। The cell wall of the adjacent plant cells, प्लांट सेल के जो सेल वॉल्स हैं, अगल बगल के सेल वॉल, अगल बगल के प्लांट सेल के सेल वॉल है ना, the cell wall of the adjacent plant cells are attached यानी कि ग्लूड। ग्लू करना मतलब क्या? सटा हुआ रहना, चिपकना। ग्लूड टुगेदर
by middle lamella. The part of cell wall, ये सेल वॉल का पार्ट ही है. सीरियल नंबर 4, middle lamella is composed of pectin materials, और ये कैल्शियम के साथ जुड़े रहते हैं. कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में रहते हैं. तो मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन मटेरियल्स, कैल्शियम पेक्टेट, एंड देन द सेल वॉल comes. The extension of the cell wall occurs with aging of the cell. जैसे जैसे सेल बूढ़ा होता है, पुराना होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, सेल वॉल का थिकनिंग बढ़ता है प्लांट सेल का. तब है क्या, किस तरफ बढ़ेगा, बाहर की तरफ बढ़ेगा कि अंदर की तरफ बढ़ेगा, क्या लगता है? नहीं, सेल वॉल इसका अंदर की तरफ बढ़ता है, इसकी मोटाई अंदर की तरफ बढ़ेगी. सोचिए जरा, अगर बाहर की तरफ इसकी मोटाई बढ़ेगी, बगल वाला सेल क्यों इसको जगह देगा? क्योंकि प्लांट का सेल का बॉडी जो है, प्लांट का बॉडी एक सेल का तो बना नहीं है कि बाहर आराम से फैल गया. हजारों सेल्स अगल बगल खड़े होने के बाद इसका बॉडी बन रहा है. तो अगर सेल नंबर 1 बाहर की तरफ फैलना चाहेगा, सेल नंबर 2 जो उसके बगल में, वो भी तो बाहर की तरफ फैलना चाहिएगा. तो दोनों आपस में टकराएंगे, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं. इसीलिए प्लांट का सेल वॉल अंदर की तरफ बढ़ता है. और यही कारण है, पुराना होने के बाद, ज्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट करने के बाद ये मर जाते हैं, क्योंकि सेल वॉल का थिकनेस बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म के लिए जगह कम बचेगा, ऑलरेडी कम है, सेल इवेंचुअली डाइज. समझ गए? ओके. सो एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल ऑकर्स विथ एजिंग ऑफ द सेल. फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल बराबर प्राइमरी सेल वॉल, देन secondary cell wall, at last tertiary cell wall form. 1 degree यानी प्राइमरी, 2 degree यानी सेकेंडरी, और 3 degree यानी टर्शियरी. हो गया? अब जैसे जैसे सेल वॉल का थिकनिंग बढ़ेगा, सेल के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनका एक्सचेंज बाहर के साथ होना पॉसिबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ने के वजह से उसका जो पोरोसिटी है, पोरस होना, बाहर से अंदर की ओर मटेरियल आना, अंदर से बाहर की ओर मटेरियल जाना, ये बंद हो जाए. तो फिर सेल सरवाइव कैसे करेगा? क्वेश्चन. इसीलिए एक्सचेंज के लिए सेल वॉल पे पतले फाइन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स एक जगह इकट्ठे कहीं कहीं मिलते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड प्लास्मोडेस्माटा. ठीक है?
तो जो आप जो स्ट्रक्चर बनाए हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये सीरियल नंबर कितना हो जाएगा? 5. फॉर एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन of materials and water. बात नहीं. The cell wall has fine tube, और ये hollow होंगे, fine tube like structures that travel the cell wall of adjacent cells but stop before the plasma membrane. कहने का मतलब है, मान लीजिए ये है सेल वॉल नंबर 1, ये सेल नंबर 1, इसका ये सेल वॉल, ठीक है, और ये है सेल वॉल, और ये है सेल नंबर 2. अब इनके बीच में कम्युनिकेशन होना है, इसके लिए दोनों के बीच में ऐसे फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इन्हें कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा. पर ध्यान देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा ऑलवेज रिमेन्स जस्ट बिफोर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच नहीं करते. दिस इज PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल नंबर 2 एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल नंबर 1. इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा सर्व करता है एक विंडो की तरह, ताकि मटेरियल्स एक्सचेंज हो सके अगल बगल के सेल्स के बीच में. समझ में आया?